नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम सब प्रकाश नाम के चैप्टर का वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। देखिए, वन शॉट रिवीजन मतलब कि आपने इस चैप्टर को पहले से पढ़ रखा है और आप कुछ कंसेप्ट को दोबारा से रिकॉल करना चाहते हैं। एग्जाम के टाइम में बच्चों के पास टाइम बहुत कम होता है और वो खुद से इस चैप्टर का रिवीजन करना चाहें तो 1 से 1.5 घंटा लग सकता है। इसी को देखते हुए हमने इस वीडियो को 20 मिनट में बनाने का कार्य किया है। ये वीडियो लगभग 20 मिनट के आसपास होगा, जिससे एग्जाम के टाइम में आप इस वीडियो को देख करके जल्दी से इस चैप्टर का रिवीजन कर सकते हैं। सबसे पहले प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। मतलब प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हम सब वस्तुओं को देख सकते हैं। अब देखते हैं इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी चिकनेदार या फिर पॉलिश सतह से टकराती है तो वह उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से आती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखिए, यहाँ से प्रकाश आ रही थी, यह आपतित किरण, और ये एक शीशे से या फिर किसी पॉलिशदार सतह से टकरा करके वापस उसी माध्यम में चली गई, तो इसको कहेंगे परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर ये टकराई है इस बिंदु को कहेंगे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर और ये जो परावर्तक पृष्ठ है इससे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे जिसे कहेंगे अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसे कहेंगे आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसे कहेंगे परावर्तन कोण। इसके 2 नियम होते हैं। सबसे पहला नियम एक क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। दूसरा नियम, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान बराबर होगा। यह है आपतन कोण, यह है परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। 2 प्रकार का होता है, वास्तविक और आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब तब बनता है जब वास्तव में प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटती हैं, और आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश की किरणें काटती हुई प्रतीत होती हैं। आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो शीशे के अंदर बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो शीशे के बाहर बनता है। अब देखते हैं दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण एक चिकना पॉलिशदार सतह होता है जिससे प्रकाश के परावर्तन की घटना होती है। दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण और एक गोली दर्पण। तो ये होता है समतल दर्पण। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो सतह है वो पॉलिश किया गया है, इधर परावर्तन नहीं होगा, और यहाँ पर ये जो सतह है इससे परावर्तन होगा। समतल दर्पण के बारे में याद रखना, इसकी फोकस दूरी अनंत होती है और इसकी क्षमता 0 होती है। अब गोली दर्पण देखिए, गोली दर्पण उसे कहते हैं जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल होता है, मतलब जिससे परावर्तन की घटना होगी वो गोल होता है, गोल परावर्तक पृष्ठ होता है। जैसे कि ये देखिए, इधर से प्रकाश आएगा और टकरा के ऐसे चल जाएगा, तो यह है इसका परावर्तक पृष्ठ, अंदर की ओर धंसा हुआ है। तो जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा होता है उसे कहते हैं अवतल दर्पण। और इधर प्रकाश आएगा और टकरा के ऊपर चला जाएगा, तो इसका परावर्तक पृष्ठ ऊपर की ओर उभरा हुआ है, इसे कहेंगे उत्तल दर्पण। अब इन दोनों से संबंधित कुछ परिभाषाएं होती हैं जिसको आपको याद रखना है। सबसे पहले दर्पण का ध्रुव क्या होता है? तो दर्पण का ध्रुव होता है दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, इसे कहते हैं दर्पण का ध्रुव। वक्रता केंद्र क्या होता है? देखिए, गोली दर्पण जो होता है वो किसी एक गोले का भाग होता है, किसी खोखले गोले का भाग, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अब ये ध्रुव और वक्रता केंद्र, इसके बीच की जो दूरी होगी उसे कहेंगे वक्रता त्रिज्या। मुख्य अक्ष क्या होता है? तो ध्रुव और वक्रता केंद्र से जाने वाली एक काल्पनिक रेखा को हम सब कहते हैं मुख्य अक्ष। दर्पण का द्वारक क्या होता है? तो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की जो लंबाई है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई होगी, ये लंबाई, इसको हम सब कहेंगे दर्पण का द्वारक। मुख्य फोकस क्या होता है? अगर मुख्य अक्ष बना दें तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, जैसे ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है, इधर से भी एक किरण आए जो मुख्य अक्ष के समांतर हो, तो वो दोनों जहाँ पर टकराएंगी उस बिंदु को कहेंगे इस दर्पण का फोकस बिंदु, और उसी को कहेंगे मुख्य फोकस। अब दर्पण के ये जो ध्रुव है और ये जो फोकस बिंदु है, इसके बीच की जो दूरी होगी उसे कहेंगे फोकस दूरी। तो देखिए, ये गोले का जो केंद्र होगा, केंद्र, और ये जो इसका ध्रुव है इसके बीच की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या, इसको r से दिखाते हैं। और फोकस दूरी क्या होता है? फोकस दूरी होता है समांतर आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसकी ध्रुव से दूरी, उसको कहते हैं हम सब फोकस दूरी। फोकस दूरी को f से दिखाते हैं। f और r में एक संबंध होता है। क्या होता है? जो r होता है वो फोकस दूरी का 2 गुना होता है, यानी r = 2f होता है। तो अब आगे है प्रतिबिंब बनने के कुछ नियम। देखिए, प्रतिबिंब बनने के कुछ नियम होते हैं, ये बस 3 नियम है, उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर ये आप ध्यान से इस नियम को पढ़े रहेंगे तो आपको आगे चल के प्रतिबिंब बनाने के नियम में दिक्कत नहीं आएगी। तो प्रतिबिंब बनाने में आपको दिक्कत ना आए इसलिए प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला नियम क्या है कि अगर दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आएगी तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से जाएगी। ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से जाती हैं या फिर जाती हुई प्रतीत होती हैं। ये जो अवतल दर्पण है इससे जाएगी और उत्तल दर्पण से जाती हुई प्रतीत होगी। दूसरा नियम क्या है? फोकस बिंदु से अगर जाएगी प्रकाश की किरण, फोकस बिंदु से अगर जाएगी तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी परावर्तन के पश्चात, या फिर फोकस बिंदु की तरफ आएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम यह है कि अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाएगी तो उसका कोई भी विचलन नहीं होगा, मतलब कि वो अपने मार्ग से नहीं भटकेगी, जैसे जा रही थी फिर उसी मार्ग से लौट करके वापस आ जाएगी।
तो देखिए अवतल दर्पण में जा रही थी, फिर यहाँ टकरा करके उसी मार्ग से वापस आ गई और यहाँ पर उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर जा रही थी और टकरा करके फिर उसी रास्ते से वापस चली गई। तो इन 3 नियमों को आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं इससे प्रतिबिंब निर्माण। आपको आपकी स्क्रीन पर चित्र दिख रहा होगा, हम उसको रिपीट कर रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। ए वाले केस में क्या है, वस्तु रखा गया है अनंत पर और उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस बिंदु पर। प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है और बिंदु साइज है। चलिए आगे देखते हैं। बी वाले चित्र में क्या है, बी वाले चित्र में जो वस्तु रखा गया है वो रखा गया है वक्रता केंद्र से परे, वक्रता केंद्र से परे रखा गया है और उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में। प्रतिबिंब का आकार जो है वो छोटा है और तथा प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है। सी वाले केस को देखिए, इसमें क्या है, प्रतिबिंब बिंब यानी कि वस्तु रखा गया है वक्रता केंद्र पर और इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बन रहा है। दोनों समान साइज के हैं और प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है और वास्तविक है। डी वाले केस में देखिए, डी वाले केस में जो आपका वस्तु है वो रखा गया है सी मतलब कि वक्रता केंद्र और एफ मतलब फोकस बिंदु के बीच में और उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है वक्रता केंद्र से परे। वक्रता केंद्र से परे मतलब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। और ये जो प्रतिबिंब है उसका साइज कैसा है, तो प्रतिबिंब जो है वो बिंब से बड़ा है और उल्टा है और वास्तविक है। ई वाले केस में देखिए, ई वाले केस में प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। वस्तु कहाँ पर रखा गया है, वस्तु रखा गया है फोकस बिंदु पर और उसका प्रतिबिंब बन रहा है अनंत पर। प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, अत्यधिक विवर्तित होगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा जूम किया गया होगा। उसके बाद एफ को देखते हैं। ई वाले में देखिए जो उसका प्रकृति होगा वो वास्तविक होगा। एफ वाले में वस्तु कहाँ रखा गया है, वस्तु रखा गया है दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच में और इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के दूसरी ओर, दर्पण के दूसरी ओर यानी दर्पण के अंदर बन रहा है इसका प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है और जब भी दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनता है तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इस स्थिति में आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये वाला केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए कि जब भी वस्तु को P और F के बीच में रखेंगे तो अवतल दर्पण में जो उसका प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो अब उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण की बस 2 स्थितियों को ध्यान में रखना है। सबसे पहला है कि वस्तु को हम सबने अनंत पर रखा है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वस्तु को अनंत पर रखने पर उत्तल दर्पण में भी जो प्रतिबिंब है वो फोकस बिंदु पर बनेगा। ठीक, आभासी प्रतिबिंब बनेगा क्योंकि वो दर्पण के अंदर बनेगा और बहुत ही छोटा बनेगा। बी वाले केस में वस्तु को दर्पण के ध्रुव तथा अनंत के बीच में रखा गया है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच में। इस स्थिति में जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो बिंब से छोटा है तथा आभासी एवं सीधा है। तो देखिए जब भी आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो आपको एफ, यू और वी के मान को और आई और ओ क्या होता है अभी हम बताएंगे, उसके मान को प्लस और माइनस इस चिन्ह के साथ रखना होगा, ध्यान से रखना होगा, नहीं तो आपका आंसर गलत आ सकता है। तो चिन्ह परिपाटी को ध्यान से समझिए क्या होता है। आप देखिए इसको एनसीईआरटी में भी अच्छे से बताया गया है। क्या बताया गया है कि अगर प्रकाश की दिशा इस तरफ है, आपतित प्रकाश अगर इस तरफ है, मतलब प्रकाश इस दिशा में अगर जा रहा है और आप भी दूरी अगर इसी दिशा में नाप रहे हैं तो आपकी दूरी प्लस में आएगी। और प्रकाश अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है और आप दूरी इस डायरेक्शन में नाप रहे हैं तो आपका जो दूरी है वो नेगेटिव में होगा। तो इस तरीके से समझ लीजिए और इस तरीके से नहीं समझ आता है तो आपको याद करना होगा। अवतल दर्पण में याद कर लीजिए हमेशा फोकस दूरी नेगेटिव होती है, हमेशा फोकस दूरी नेगेटिव होती है। यू का मान नेगेटिव होता है और वी का मान अवतल दर्पण में अगर प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो ऋणात्मक होगा और प्रतिबिंब आभासी बन रहा है तो धनात्मक होगा। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि शुरू से 1 से लेकर के 5 जितने भी हमने केस बताए हैं आपको, उसमें वी का मान जो है वो नेगेटिव में है क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब बना है। और जो लास्ट 6वां केस था उसमें दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बना था तो वो वाला आभासी केस है। ठीक, तो उसमें आपको जो वी का मान होगा वो पॉजिटिव में रखना है, प्लस में रखना है। आई क्या है, आई है प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार मतलब प्रतिबिंब कितना लंबा बना है उसको कहते हैं आई। अगर प्रतिबिंब जो है वास्तविक है तो उसको उसका जो लंबाई होगा वो नेगेटिव में नापेंगे क्योंकि वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है वो उल्टा बनता है, तो उल्टा है इसलिए उसकी जो लंबाई है वो नेगेटिव में नापेंगे। आभासी प्रतिबिंब बना है तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है इसलिए उसकी जो लंबाई नापेंगे वो पॉजिटिव में नापेंगे। ठीक, ओ क्या है, ओ है बिंब का आकार। तो बिंब मतलब कि वस्तु को हम सब हमेशा सीधा रखते हैं इसलिए ओ को हमेशा पॉजिटिव में रखेंगे। अब उत्तल दर्पण में देख लीजिए, उत्तल दर्पण में एफ को पॉजिटिव रखना है, यू को नेगेटिव रखना है और वी हमेशा आभासी बनता है, मतलब हमेशा प्रतिबिंब आभासी बनता है और सीधा बनता है इसलिए वी को भी पॉजिटिव में, आई को भी पॉजिटिव में और ओ को भी पॉजिटिव रखेंगे। तो आगे देखते हैं कि दर्पण सूत्र क्या होता है। दर्पण सूत्र होता है 1/f = 1/u + 1/v। यू क्या है, यू है दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी यानी जो वस्तु है उसकी दूरी। वी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी और एफ क्या है, दर्पण की फोकस दूरी। और रेखीय आवर्धन क्या होता है, देखिए रेखीय आवर्धन एक नंबर होता है जो हम सबको बताता है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो बिंब के गुना कितना बड़ा बना है। मतलब जैसे कि अगर आवर्धन का मान अगर 4 है, 4 m का मान अगर 4 आ रहा है 4, तो ये क्या बता रहा है,
m का मान 4 ये बता रहा है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो वस्तु की लंबाई का 4 गुना है। ठीक, ये बता रहा है। तो m का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, m बराबर होता है I/O। और इसका एक और फार्मूला है माइनस का V/U। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे इसको लगाना है। अभी के लिए याद रखिए m बराबर होता है I/O या फिर m बराबर होता है -V/U। तो इस प्रकार परावर्तन वाला हिस्सा खत्म होता है। अब हम सब आते हैं अपवर्तन वाले हिस्से में। देखिए अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन मतलब जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल बदल जाती है। चाल बदलने के कारण प्रकाश किरण या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है या फिर अभिलंब से दूर हट जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यदि प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, विरल से सघन माध्यम में, तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक, और अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। सबसे पहला क्या नियम होता है, आपतित किरण मतलब कि आने वाली किरण, अपवर्तित किरण मतलब कि ये जाने वाली किरण, और अभिलंब मतलब आपतन बिंदु पर डाला गया 90 डिग्री का कोण, इसको अभिलंब कहते हैं। ये तीनों जो होते हैं वो एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है, देखिए अभिलंब और आपतित किरण, इसके बीच का जो कोण होता है उसे कहते हैं आपतन कोण। अभिलंब, यह विलंब, और अपवर्तित किरण, इसके बीच में जो कोण होगा उसे कहेंगे अपवर्तन कोण आई। तो साइन आई और साइन आर का मान नियत होता है, नियत या फिर नियतांक होता है। इसी को हम सब कहते हैं परावर्तन का दूसरा नियम या फिर स्नेल का नियम। साइन आई अपन साइन आर को एक और चीज़ कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। अब ये अपवर्तनांक क्या होता है, तो चलिए समझिए अपवर्तनांक क्या होता है। तो देखिए किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक एक ऐसा नंबर होता है जो हमको बताता है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल निर्वात के मुकाबले कितना कम है। मतलब अगर समझ लीजिए एग्जाम्पल अगर हम दें, अगर किसी का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक अगर 2 है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक अगर 2 है, तो ये 2 क्या बता रहा है, 2 ये बता रहा है कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उसका 2 गुना कम चाल जो है वो उस माध्यम में है जिस माध्यम का अपवर्तनांक 2 है। तो अगर डिटेल से समझे होंगे तो आपको समझ आएगा। डिटेल वाले लेक्चर में देखिए कि अपवर्तनांक क्या होता है। अभी के लिए अपवर्तनांक में इतना ही हम समझा सकते हैं कि अपवर्तनांक एक ऐसा नंबर होता है जो हमको बताता है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल से कितना गुना कम है। अब देखिए अगर लिखा है माध्यम 2 का, अगर ऐसा लिखा है 1μ2, इसको म्यू कहा जाता है, 1μ2, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है इधर जो लिखा रहता है उस माध्यम का, तो माध्यम 2 का, और इधर जो लिखा है उसके सापेक्ष, तो 1μ2 मतलब माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक, 1μ2 का मतलब है माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। अब ये लिखा है जल का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष, इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ म्यू लिखे, जिसका अपवर्तनांक निकालना है उसको यहाँ लिखेंगे, जिसका अपवर्तनांक निकालना है, किसका निकालना है, जल का, तो यहाँ लिखेंगे जल, जल मतलब W मतलब वाटर, और जिसके सापेक्ष निकालना है उसको यहाँ लिखेंगे, किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष, कांच मतलब ग्लास, तो उसके लिए जी यहाँ पर लिखेंगे, तो इसको इस रूप से लिखेंगे। ठीक है, आगे देखिए इसके बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं जिसको ध्यान में रखना है, न्यूमेरिकल्स लगाते वक्त काम में आएंगे। ठीक, तो देखिए अब 1μ2 का फार्मूला क्या होगा, 1μ2 मतलब क्या है, 1μ2 मतलब माध्यम 2 का, इधर जो लिखा है उसका माध्यम 2 का, और इधर जो लिखा है उसके सापेक्ष, तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। इसका फार्मूला क्या होगा, ये होगा μ2/μ1। μ2 मतलब माध्यम 2 का अपवर्तनांक और μ1 मतलब माध्यम 1 का अपवर्तनांक। इसको आप sin I/sin r भी लिख सकते हैं। ठीक, sin I/sin r। और ये फार्मूला कब लगाना है, ये फार्मूला तब लगाना है जब दोनों माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात हो। अगर आपको दोनों माध्यम का अपवर्तनांक नहीं ज्ञात है, आपको दोनों माध्यम में प्रकाश का चाल पता है, मतलब कि आपको पता है कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, तब आप माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से, V1/V2 के फॉर्मूले से। V1 क्या है, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, और V2 क्या है, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। ठीक, इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल तब करना है जब दोनों माध्यम में प्रकाश का वेग यानी चाल पता हो। अब देखते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है। तो देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का सीधा सा फार्मूला है, कैसे निकालेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक, निर्वात में प्रकाश की चाल और नीचे लिखेंगे माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम की प्रकाश की चाल जिस माध्यम का आपको अपवर्तनांक निकालना है। जैसे अगर आपको जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालना है तो ऊपर लिखिए निर्वात में प्रकाश की चाल जो फिक्स होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और नीचे लिखिए जल में प्रकाश की चाल। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो होगा जल का अपवर्तनांक। तो अब देखेंगे कि लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। सबसे पहले देखेंगे उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो वस्तु जो है वो अनंत पर रखा गया है ए वाले केस में, और उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, F2 पर बन रहा है। प्रतिबिंब वास्तविक है और बिंदु साइज है। बी वाले केस में जो वस्तु रखा गया है वो 2f1 से परे रखा गया है, 2f1 से परे, और उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बन रहा है F2 और 2f2 के बीच में। प्रतिबिंब का जो साइज है वो वस्तु की साइज से छोटा है, और प्रतिबिंब जो है वो उल्टा है और वास्तविक है।
सी वाले केस में वस्तु जो है वो 2f1 पर रखा गया और उसका प्रतिबिंब भी 2f2 पर बन प्रतिबिंब का साइज और वस्तु का साइज दोनों का साइज बराबर है और प्रतिबिंब जो है वो उल्टा है और वास्तविक है। डी वाले केस में देखिए, डी वाले केस में जो वस्तु रखा गया है वो 2f1 और f1 के बीच में रखा गया है, 2f1 और f1 के बीच में, और इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बन रहा है 2f2 से परे। जो प्रतिबिंब का साइज है वो वस्तु के साइज से बड़ा है तथा प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक एवं उल्टा है। ई वाले केस में देखिए, ई वाले केस में जो वस्तु रखा गया है वो f1 पर रखा गया है, वस्तु f1 पर रखा गया, उसका प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, प्रतिबिंब का साइज अत्यधिक विवर्धित है तथा प्रतिबिंब वास्तविक है। तो f वाले केस को देखिए, f वाला केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वाले केस में वस्तु जो है वो f1 तथा लेंस के बीच में रखा गया है और इसका जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के उसी ओर लेंस के उसी ओर बन रहा है और जो प्रतिबिंब है वो बिंब से बड़ा है तथा आभासी है और सीधा है। अब अवतल लेंस से प्रतिबिंब में बस दो स्थितियां ध्यान रखनी है। सबसे पहले वस्तु को रखा गया अनंत पर और उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है उसके मुख्य फोकस पर। दूसरे वाले केस में क्या है, जो वस्तु है उसको रखा गया है अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र और अनंत के बीच में और वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है अवतल लेंस के मुख्य फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में। वस्तु का जो साइज है वो प्रतिबिंब का जो साइज है वो वस्तु के साइज से छोटा है तथा प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा है। चलिए अब लेंसेज को देखते हैं। तो लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर सिकुड़ने का काम करता है, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है। ठीक, अब ये देखिए उत्तल लेंस के द्वारा हम आपको बताना चाहते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात। ये एक उत्तल लेंस है, इस लेंस का जो सबसे बीच वाला हिस्सा होगा, किसी भी लेंस का जो ये जो बीच वाला हिस्सा होता है उसको कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। इस बिंदु से जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलन के जाती हुई प्रतीत होती है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर विचलन ही नहीं हुआ है। और ये क्या है, ये है मुख्य अक्ष, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। अब देखिए दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, ठीक, उत्तल लेंस में जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये बिंदु जो है वो उत्तल लेंस का मुख्य फोकस है। उत्तल लेंस का जो मुख्य फोकस होता है वो धनात्मक होता है, पॉजिटिव। अब इसका देखिए ये है अवतल लेंस। अवतल लेंस में क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें किसी बिंदु पर मिलती नहीं है लेकिन मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो ये जो बिंदु होगा वो अवतल लेंस का मुख्य फोकस होगा। अवतल लेंस का मुख्य फोकस ऋणात्मक होता है, नेगेटिव में होता है। अब लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी समझ लीजिए। अवतल लेंस में फोकस दूरी को हमेशा ऋणात्मक रखेंगे और यू का मान हमेशा ऋणात्मक और वी का मान हमेशा ऋणात्मक, तीनों ऋणात्मक होगा। और उत्तल लेंस के लिए देख लीजिए, ये अवतल लेंस के लिए था, उत्तल लेंस के लिए देख लीजिए। उत्तल लेंस में f का मान पॉजिटिव होता है, धनात्मक। u का मान, u मतलब कि वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी, और v का मान डिपेंड करता है कि कौन सा केस है, वास्तविक है कि आभासी है। वास्तविक अगर है तो पॉजिटिव और आभासी अगर है तो नेगेटिव। ठीक, वास्तविक होगा तो पॉजिटिव होगा, आभासी होगा तो नेगेटिव होगा। अब देखिए लास्ट के दो टॉपिक बचे हुए हैं। रेखीय आवर्धन क्या होता है, लेंस की क्षमता क्या होती है। रेखीय आवर्धन जो वही है जो दर्पण में आवर्धन था। लेंस के लिए रेखीय आवर्धन को इस प्रकार हम सबने डिफाइन किया है। जो m होता है वो होता है I/O। I मतलब है प्रतिबिंब की लंबाई और O मतलब है बिंब की लंबाई। ठीक, ये किसके बराबर है, V/U के बराबर है। V है प्रतिबिंब की दूरी और U है वस्तु की दूरी। यहाँ पर -V/U नहीं होगा, V/U होगा। लेंस की क्षमता को P से दिखाते हैं। P बराबर होता है 1/f और इसका मात्रक होता है मीटर इनवर्स या फिर डायोप्टर। मीटर इनवर्स मतलब कि 1/मीटर। और देखिए ध्यान रखिए ये बात कि अगर आप इस फॉर्मूले को लगा रहे हैं, इस फॉर्मूले को लगा करके क्षमता निकालना चाह रहे हैं या फिर फोकस दूरी निकालना चाह रहे हैं, तो इस वाले फॉर्मूले में f यानी फोकस दूरी जो है वो मीटर में होना चाहिए। ठीक, f का मान मीटर में होना चाहिए। और अगर सेंटीमीटर में है तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, P बराबर 100/f। ये वाला फार्मूला तब लगाना है जब f सेंटीमीटर में हो और ये वाला तब लगाना है जब f मीटर में हो। तो ठीक है, इस प्रकार ये वीडियो खत्म हो गया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमने इस चैप्टर को पढ़ाने का कोशिश नहीं किया है, बल्कि ये है एक समरी लेक्चर। समरी लेक्चर उसे कहते हैं जब आप किसी चैप्टर को पढ़ लेते हैं और उस चैप्टर में आपने क्या क्या सीखा ये जानना चाहते हैं, तो इसलिए ये वीडियो ज़रूरी है। तो हो सकता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपका रिवीजन हो गया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।